Good morning, class 7th. Welcome again to all of you to your social studies classes. So class 7th, we are studying lesson number 10 in your subject and from the unit of history. Okay, so in this we have already studied in two previous classes in which we understood that how the cultural development took place in medieval India. And in this part of our lesson, we will study about the musical development. So come to page number 145. Come to page number 145. Okay, so we are going to study about the musical development or music in medieval India. चलो, there are two styles of classical music which are prevalent in India. तो दो तरीके की classical music है हमारे देश में जो कि जानी जाती हैं. Style popular in North India is known as the हिंदुस्तानी music. तो वो स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है उसको हम लोग हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते हैं और जो साउथ इंडिया में पॉपुलर है उसे हम लोग कर्नाटिक म्यूजिक कहते हैं. अंडरलाइन कर लीजिए. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड म्यूजिक थ्राइव्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग्स एंड नोबल्स. द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स प्लेड एन, देखिए भक्ति सेंट्स लाइक गुरु नानक पॉपुलराइज्ड कीर्तन वगैरह को पॉपुलराइज करने वाले कौन थे? गुरु नानक साहब, गुरु नानक देव. तो भक्ति और सूफी मूवमेंट में क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है म्यूजिक अलॉन्ग विथ कॉमन पीपल. जब लोग भक्ति में कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं, इसमें म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था. स्टाइल ऑफ म्यूजिक विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द भक्ति सेंट्स वर कॉल्ड कीर्तन. मैंने बताया ना आपको, अंडरलाइन कर लीजिए फिर भी. बाय द वन पॉपुलराइज्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ सूफिज्म केम टू बी नोन एज कव्वाली. तो जो सूफिज्म जो फॉलो करते थे भक्ति मूवमेंट में, आपने पढ़ा था ना सिखिज्म, सूफिज्म और हिंदुइज्म. भक्ति मूवमेंट में आपने तीनों धर्मों के बारे में पढ़ा था. तो जो हिंदू सेंट्स थे वो लोग भजन गाते थे और जो सूफी सेंट्स थे वो क्या गाते थे? कव्वाली. म्यूजिक गॉट एनरिच्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ द तुर्क्स. तो तुर्क्स जब हमारे देश में आए तो म्यूजिक को एनरिचमेंट मिलती है. With them, the musical traditions of Central Asia as well as some new musical instruments like सारंगी और रबाब, इन सब का इस्तेमाल होने लगा. ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. History of Indian music is greatly influenced by two great musicians. दो ग्रेट म्यूजिशियंस हमारे देश में हुए. कौन कौन से? आमिर खुसरो और तानसेन. और ये दोनों ही अकबर के राजदरबार थे. They did much to enrich हिंदुस्तानी म्यूजिक. इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक को फॉलो किया और उसको एनरिच किया. आमिर खुसरो वॉज अ ग्रेट पोएट एज वेल एज म्यूजिशियन. अमीर खुसरो क्या थे? ग्रेट पोएट थे एज वेल एज म्यूजिशियन थे. हिज पीरियड इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक. इनके कार्यकाल को ये जब थे उसको हम लोग भारत में म्यूजिक का एक बहुत ही अच्छा योग समझते हैं. देखिए जो अमीर खुसरो थे किसके कोर्ट में थे, किसके राजदरबार में? ही वाज अ कोर्ट पोएट अंडर अलाउद्दीन खिलजी, अ लवर ऑफ म्यूजिक. अलाउद्दीन खिलजी भी म्यूजिक से बहुत प्रेम करता था. वो भी एक पैट्रन था, म्यूजिक का पैट्रन था. तो अमीर खुसरो उसी के राजदरबार में थे. ये अंडरलाइन करने वाली बात है. खुसरो वाज अ फेवरेट डिसाइपल ऑफ ग्रेट सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया. और निज़ामुद्दीन औलिया एक बहुत ही बड़े सूफी सेंट थे, उनके फेवरेट डिसाइपल थे अमीर खुसरो. ठीक है. टू एक्सप्रेस हिज रिवर्स फॉर सूफिज्म खुसरो इंट्रोड्यूस्ड कव्वाली. तो सूफिज्म को रेस्पेक्ट देने के लिए खुसरो ने कव्वाली गाया. अ न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिक इनिशियली यूज्ड फॉर सूफी कंपोजिशंस. He also introduced the Kayal mode of singing. Kayal mode हो गया जो सिंगिंग का वो. He invented some new ragas by fusing Indian and Persian tunes. Indian और Persian tune का दोनों को फ्यूजन में, दोनों को मिलाकर उन्होंने रागों को बनाया. He invented the sitar by combining the Iranian tambura and the old Indian veena. अंडरलाइन करिए. सितार को बनाने वाले कौन है? अमीर खुसरो. और उन्होंने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने ये दिमाग लगाया कि जो ईरानियन तंबूरा था और भारत में जो वीणा कौन बजाता है? देवी माँ सरस्वती के हाथ में देखते हैं देखते ना आप. तो इन दोनों को मिलाकर उन्होंने सितार को बनाया. ही डिमोडिफाइड द साउथ इंडियन परकशन इंस्ट्रूमेंट मृदंगम टू इन्वेंट दी तबला. ठीक है. तो तबला को भी इन्होंने इन्वेंट किया. क्लियर. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इट वॉज तानसेन हु टुक हिंदुस्तानी म्यूजिक टू ग्रेट हाइट्स. अब मुगल पीरियड में अकबर के राजदरबार में तानसेन थे जिन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक को टॉप मोस्ट लेवल पे ले गए. ही वॉज द कोर्ट म्यूजिशियन अंडर एम्परर अकबर. ही एनरिच्ड म्यूजिक बाय इन्वेंटिंग सम न्यू रागास सच एज मियान की तोड़ी. अंडरलाइन कर लीजिए कौन कौन से राग बनाए थे इन्होंने.
तानसेन ने म्यान की तोड़ी और राग दरबारी। ही इज सेड टू हैव क्रिएटेड राग दरबारी इन अकबर्स ऑनर। राग दरबारी उन्होंने अकबर को इज्जत देने के लिए बनाया था। म्यूजिक ऑल्सो फ्लरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वेरियस रीजनल किंगडम, जैसे कि ग्वालियर, जौनपुर, कश्मीर, गुजरात और मालवा, इनके अंडर में भी म्यूजिक का बहुत ही ज़्यादा एनरिचमेंट मिलती है। राजा मान सिंह तोमर जो कि ग्वालियर के थे, है ना, वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक। ही नॉट ओनली प्रमोटेड ध्रुपद, a style of classical music, but also had the rulers governing ragas compiled in a book called मन कौतूहल। ठीक है, तो मन कौतूहल में अलग अलग तरीके के रागों के बारे में वर्णन है और वो ये सुनते थे। Another famous medieval work on music was the संगीत रत्नाकरा। This book tells us that Arabic and Persian music had an influence over the Deccani style of music popular in विजयनगर। विजयनगर में जो डेक्कनी स्टाइल ऑफ म्यूजिक था उसका आपको वर्णन कहाँ मिलेगा? संगीत रत्नाकरा में। फोटो देख लीजिए, राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर। चलो अब आ जाओ केस स्टडी पे। केस स्टडी क्या पढ़ोगे बच्चों? केस स्टडी क्या पढ़ोगे? केस स्टडी में पढ़ोगे अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट्स इन मेडिवल बंगाल। अब बंगाल में किस तरीके से कल्चरल डेवलपमेंट्स होती है उसके बारे में जानते हैं। चलो आ जाओ केस स्टडी में। बंगाल में किस तरीके से फ्लरिशमेंट होता है इन फर्स्ट ऑफ ऑल इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो बंगाली इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द लैंग्वेजेस दैट डेवलप्ड फ्रॉम संस्कृत। ये संस्कृत जो लैंग्वेज है कि बहुत ही पुराना लैंग्वेज है, सबसे दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज अगर कोई है तो वो है संस्कृत। तो जितने भी अदर लैंग्वेजेस है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से रिलेटेड हैं, संस्कृत से ही वो बने हैं, उभरे हैं। ठीक है, तो बंगाली भी क्या है, ये भी जो लैंग्वेज है ये भी संस्कृत से निकली हुई है। The early Sanskrit text, as old as about 2500 years, suggest that the Bengalis did not speak Sanskrit or any of its daughter languages. Bengalis जो थे वो संस्कृत नहीं बोलते थे और संस्कृत से जो भी लैंग्वेजेस एमर्ज हुए उनको डॉटर लैंग्वेज आप समझ लो, वही बात है। ठीक है, तो बंगालीज जो थे वो बंगाली बोलते थे। It clearly indicates that Bengali, which is derived from Sanskrit, was non-existent around that time and must have developed in the later centuries. Clear? Commercial ties that began to develop from 4th to 12th century BC between Bengal and Magad, South Bihar, and the period of the Guptas, 4th century AD, led to the growth of languages related to Sanskrit in Bengal. तो बंगाल में संस्कृत लैंग्वेज का कमर्शियल टाइज की वजह से डेवलपमेंट शुरू हो गया। इन द मेडिवल पीरियड बंगाली इमर्ज्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज। बंगाली रीजनल लैंग्वेज से उभरी। तो पर्शियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम रूलर्स ऑफ बंगाल। पर्शियन लैंग्वेज को आप समझते हो, मुस्लिम रूलर्स जो थे वो पर्शियन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज मानते थे। अब बंगाल में भी वो होंगे तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे भी वही मानेंगे। मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज हैज गॉन थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अडॉप्टिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ पर्शियन, यूरोपियन एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस। अभी जो बंगाली बोली जाती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द किसके हैं? पर्शियन, यूरोपियन और ट्राइबल लैंग्वेजेस। Literature flourished in Bengal, especially under the influence of the Bhakti movement. Clear? Bengali literature may be divided in two stages. कौन से? First stage of the period between 10th and 12th century saw the creation of literature in the form of folk songs. तो इस दौरान गाने के माध्यम से लिटरेचर का संग्रह हमको मिलता है। This literature was greatly influenced by the ideas of Sahja cult. The second stage started in the 13th century with the beginning of Muslim rule in Bengal. तो मुस्लिम रूल के बंगाल में जब भी होती है तो जो सेकेंड टाइम ऑफ फेज लिटरेचर का है उसको हम लोग समझते हैं। एंड कंटिन्यूड अंटिल द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। द लिटरेचर ऑफ द सेकेंड स्टेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो सेकेंड स्टेज का लिटरेचर है उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से? वैष्णव फॉर्म ऑफ पोएट्री, अंडरलाइन करिए, मगल काव्य फॉर्म ऑफ पोएट्री, मंगल काव्य फॉर्म ऑफ पोएट्री एंड ट्रांसलेशंस एंड एडेप्टेशंस ऑफ संस्कृत टेक्स्ट। तो वैष्णव फॉर्म ऑफ पोएट्री क्या थी? श्री चैतन्य महाप्रभु, इनको जानते हो ना, ये कृष्ण भगवान के बहुत ही भारी भक्त थे। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु का फोटो भी बनाया। श्री चैतन्य मिस्टिक प्रीचिंग इंस्पायर्ड द वैष्णव पोएट्स सच एज गोविंद दास, कृष्णदास एंड चांदीदास, who created a number of poems known as Padavali in a new literary language which was a mix of Sanskrit and मैथिली। तो संस्कृत और मैथिली लैंग्वेज को मिला करके पदावली बनाई गई और उसमें कृष्ण भगवान के वर्णन को बताया गया। उसको किसने फॉलो किया?
कौन कौन थे? वैष्णवा, गोविंदा, कृष्णदास, चंडीदास। चलो, मंगल काव्य फॉर्म ऑफ पोएट्री में क्या था? नैरेटिव फॉर्म ऑफ मंगल काव्य पोएट्री में था वाज रेड फ्रॉम द पुराण, पुराणों से निकला हुआ था ये। इट डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ गॉड्स विद देयर एनिमीज। तो भगवान लोगों का जब उनका कॉन्फ्लिक्ट होता था, जो दानव थे, राक्षस थे, उसके बारे में हम लोग मंगल काव्य फॉर्म ऑफ पोएट्री में जानते हैं। ट्रांसलेशंस और अडेप्टेशंस में क्या है? Many Sanskrit texts were translated or adopted from time to time. For example, Ramayana was translated by Krittivas Ojha and the Mahabharata by Kasirama Das. तो कृतिवास ओझा ने और महाभारत को रामायण को ट्रांसलेट किया है और कसीराम दास ने महाभारत को ट्रांसलेट किया। These authors were patronized by the Muslim rulers of Bengal. चलो, ये हो गया लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नाउ कम टू पेंटिंग। पेंटिंग, स्पेशली द मिनिएचर पेंटिंग ऑन palm leaves was patronized by the Pala rulers. क्लियर? मिनिएचर पेंटिंग का ज़्यादा बोलबाला था बंगाल में। Murals of Ajanta Ellora had an influence over these paintings. This style of painting remained popular throughout the medieval period. Music. A new style of music called the Baul tradition. Underline. Baul tradition of music became popular under the influence of the Bhakti and Sufi saints in Bengal. Clear? This tradition was started by the Bauls or wandering mystics in the Nadia district of Bengal. While the Hindu Bauls adopted the Vaishnava style of singing, the Muslim Bauls embraced the message that one should search for God within oneself and not outside. हिंदी बॉल्स ने वैष्णव स्टाइल ऑफ पेंटिंग को माना, म्यूजिक को माना, जिसमें वो लोग भगवान के वर्णन को गाते थे। और मुस्लिम लोगों ने क्या कहा कि आप अपने अंदर ही भगवान को ढूंढो, भगवान कहीं बाहर नहीं है। चलो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति सेंट चैतन्य, a new kind of कीर्तन called पदावली कीर्तन became popular in Bengal. ठीक है, तो पदावली कीर्तन के बारे में बताना आपको, चैतन्य महाप्रभु ने इसको पॉपुलर किया। ठीक है, दिस काइंड ऑफ कीर्तन इंक्लूडेड द सिंगिंग ऑफ पोएम्स बेस्ड ऑन द डिवाइन लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण। तो राधा और कृष्ण के बीच में जो भी प्रेम था उसके बारे में वर्णन हमको पदावली में मिलेगा। ठीक है, बंगाली म्यूजिक ओज अलॉट टू द हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो बंगाली म्यूजिक को हम लोगों को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि उसी ने हिंदुस्तानी म्यूजिक को आगे बढ़ाया। आर्किटेक्चर में आ जाओ। In Bengal, a distinct style of architecture developed in the 14th century. This style spread to all parts of the region and remained popular for about 250 years. Main location where buildings constructed in this style can be seen in the Malda district. तो मालदा डिस्ट्रिक्ट में जो टेम्पल्स है वो मेडिवल पीरियड ऑफ बंगाल के हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट accommodates the remains of the two major cities of Pandua and Gaur, which once jointly served as the capital seat of the regional ruling power. Period from the 15th to 19th century saw the construction of numerous temples in the Bengali style. ठीक है, इस दौरान बहुत तरीके के टेम्पल्स बनवाए गए, बहुत ढेर सारे टेम्पल्स बंगाली स्टाइल में बनवाए गए। टेम्पल्स हैव अ डबल रूफ। ठीक है, डबल रूफ होता था या तो 4 रूफ स्ट्रक्चर, a distinguishing feature of the temples in the Bengal region. In a 4-roofed complex structure, 4 triangular roofs built on the 4 walls rise up and converge on a curved line or a point. Temples were usually built as a square-shaped platform. Temples square-shaped platform पे होते थे. They had a plain interior, but the outside walls were adorned with murals. अंदर जो था उनका दीवार एकदम साधारण हुआ करता था, लेकिन बाहर की जो दीवारें थी उस पर म्यूरल्स बने हुए थे। म्यूरल्स मतलब पेंटिंग जो एंशियंट इंडिया में होती थी। ठीक है, एंड टेराकोटा टैबलेट्स या फिर ऑर्नामेंटल टाइल्स होती थी। द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सच टेम्पल्स लाई एट विष्णुपुर एट बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो विष्णुपुर जो टेम्पल है बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, वो बंगाली स्टाइल ऑफ टेम्पल का आपको एग्जाम्पल है। टेराकोटा टेम्पल एट विष्णुपुर आप देख सकते हो। देखो बाहर से जो दीवार है वो उस पर कितने म्यूरल्स बने हुए, लेकिन अंदर से एकदम प्लेन है। ओके, सो योर चैप्टर इज ओवर। This was history now, so a bit long chapter but interesting too. Now glossary you will read it about yourself, points in brief also you will read it by yourself, and the question and answers also you will try to do it by yourself, and then I will let you do this in the form of PDF. Okay class, thank you.